हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सीयूईटी 2025 के लिए आज मैं आपके साथ फाइनल रिवीजन करने वाली हूँ। बिजनेस स्टडीज के पूरे 12 चैप्टर्स, उनके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और हर एक चैप्टर के 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनल रिवीजन के लिए आप इन सारे नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स इन योर सीयूईटी 2025। आपकी सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप आ चुकी है, आपको अपना सिटी पता चल चुका है, आपको अपनी एग्जामिनेशन डेट्स पता चल चुकी हैं। 13 मई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। किसी-किसी का एक शिफ्ट में 2 एग्जाम है, किसी-किसी के एक शिफ्ट में 3 एग्जाम्स हैं और एग्जैक्ट सेंटर का एड्रेस आपको एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले पता चल जाएगा। तो बच्चों, आपके पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन स्मार्ट रिवीजन करके हम इस कम टाइम में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक-एक करके सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं सीयूईटी के लिए, उसके नोट्स यहाँ पर हैं। या आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ कीवर्ड्स हम अंडरलाइन करते रहते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें जो मैनेजमेंट के मीनिंग में याद रखनी होती है वो ये होती है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन आर्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी से काम लेना मैनेजमेंट होता है, काम करने को मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको हमने पूरे फर्स्ट बुक में प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारे फंक्शंस उस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने डिटेल में करा है। सो इट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स टू इफेक्टिवली अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सिर्फ इफेक्टिवली लिखा है, लेकिन हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद देखिए सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट: गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। ये सारे फीचर्स हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर रखे हैं। किसी भी फीचर पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैनेजमेंट के 3 तरह के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रखे हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटीज होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और फिर इन्हीं ऑब्जेक्टिव से हम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को याद रख सकते हैं दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसीज, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से जब मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, तो उसकी इम्पोर्टेंस उससे पता लगती है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के नेचर में हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो 4 लाइनों में मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट सम अप कर रखा है कि मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट होता है, मैनेजमेंट सॉफ्ट एंड इनएग्जैक्ट साइंस होती है, मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस होती है एंड मैनेजमेंट जो है वो एक डेवलपिंग प्रोफेशन है, नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। उसके बाद जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका डायग्राम, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेटिव लेवल, जिसको हम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। इन तीनों लेवल्स की डेजिग्नेशंस और इनके फंक्शंस स्पेसिफिकली आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे फंक्शंस पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। और लास्ट टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। तो बच्चों, इसी तरह से हर चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के बाद और फिर हम इसके एट रैंडम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इनकी आंसर कीज भी साथ में दे रखी हैं, तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे कि आपने सही आंसर किया है या नहीं किया। तो चलिए अब चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि कोऑपरेटिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं एट रैंडम। आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फीचर्स ही हमें प्रोफेशन में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए कोई एक और क्वेश्चन। डैश इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड द टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डायमेंशनल फीचर ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हमने 3 डायमेंशंस कर रखी हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो जहां पर एक्टिविटीज और टास्क की बात होती है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो हमने देखा कहीं पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, कहीं पर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे यहाँ एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Implement the policies framed by the top management to maintain the close contact with the operative level, to assign duties and responsibilities to the lower level, and all of the above. तो ये सारे ही फंक्शंस मिडिल लेवल परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि जो सारे टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर यहाँ पर ये टोटल 32 क्वेश्चंस दे रखे हैं और फिर उसके आंसर्स दे रखे हैं। तो इस तरह से मैं सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। फाइनल रिवीजन के लिए ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इन क्वेश्चंस के आप पहले खुद से आंसर्स करेंगे, पहले इनके नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे और फिर उन आंसर्स को आप चेक करेंगे। इसी तरह से देखिए बच्चों चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें क्या-क्या टॉपिक्स रिवाइज करने हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर, उनके फीचर्स कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा देखने को मिलता है और कॉन्टिंजेंट होते हैं। तो ये सारे फीचर्स के जो कीवर्ड्स हैं, जो 2-2 3-3 लाइन्स हैं, या आप रिवाइज कर लेंगे। फिर इम्पोर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कि वो मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं टू डील विद द रियल लाइफ सिचुएशंस। उन प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर्स जो है वो रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर पाते हैं। उसकी वजह से वो साइंटिफिक डिसीजंस ले पाते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पाते हैं। और ये सारे प्रिंसिपल्स मैनेजर्स के लिए फ्यूचर ट्रेनिंग, फ्यूचर एजुकेशन और फ्यूचर रिसर्च में काम आते हैं। उसके अलावा बच्चों फेओल के प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स के हमें कोई सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं अल्फाबेटिकली कि ए से कितने प्रिंसिपल्स हैं, डी से कितने प्रिंसिपल्स हैं, ई से कितने प्रिंसिपल्स हैं। और हर एक प्रिंसिपल में आपको ये याद रखना है कि इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स बिल्कुल एक-एक, दो-दो लाइनों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। इनको आप एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे तो आपके सारे प्रिंसिपल्स रिकैप हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेलर की जो थ्योरी है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये चारों प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑपरेटिव लेवल के लिए प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेलर ने कुछ टेक्निक सजेस्ट कर रखी हैं, जो 4 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं और अगर हम उन्हें सब पार्ट्स में करें तो वो ज़्यादा हो जाती हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसमें 8 टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं और हर एक स्पेशलिस्ट को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स के बीच में ये स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं ताकि ऑपरेटिव लेवल पे स्पेशलाइजेशन लाई जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों हम एक ही टेक्निक में पढ़ते हैं लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद साइंटिफिक वर्क स्टडी एक ही टेक्निक है लेकिन उसके 4 पार्ट्स हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। और फिर उसके बाद टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे अलग से दे रखी है मेंटल रेवोल्यूशन, लेकिन ये अलग से कोई टेक्निक नहीं होती। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं सेकंड चैप्टर के। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस? देयर आर अबाउट 34 क्वेश्चंस टोटल दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। रैंडमली हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट्स? It indicates that employees at all the levels should be encouraged. It indicates that employee at only lower level should be encouraged. It indicates that no employee should be encouraged for the task and none of the above. तो इनिशिएटिव में ऑल द लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये फेओल प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन है। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट द वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन? तो जो भी वेजेस पे की जाती हैं वर्क डन की बेसिस पे, ज्यादा काम किया तो ज्यादा वेजेस, कम काम किया तो कम वेजेस। तो ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर एक और टेक्निक पे मोशन स्टडी पे यहाँ पर क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी is to save the cost of labor and machines, to determine and eliminate the unnecessary movements, to represent a clear picture of management, to plan and execute the day-to-day work. तो यहाँ पर क्योंकि मोशन स्टडी की बात हो रही है, मूवमेंट्स की बात हो रही है, so the main objective of motion study is to determine and eliminate the unnecessary movements. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से पहले और फिर उसके बाद उनके आंसर्स चेक कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि इसमें टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। उन फोर्सेस में स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं और जनरल फोर्सेस भी होती हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। और सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारी फोर्सेस जो हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। बहुत ही डायनामिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें बहुत फास्ट चेंजेस होती हैं और अनसर्टेन होता है। जो भी चेंजेस होती हैं उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा कुछ और फीचर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जो एक्चुअल चेंजेस होती हैं उसमें ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस पर्टिकुलर डायमेंशन की वजह से ये चेंजेस हो रही हैं। और रिलेटिविटी एलिमेंट होता है क्योंकि हर एक बिजनेस का, हर एक कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होता। फिर उसके बाद एक और टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। इससे आइडेंटिफाई कर पाता है बिजनेस अपनी अपॉर्चुनिटीज को, जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, और जिससे उसको क्या बेनिफिट मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। उससे बिजनेस को अपने थ्रेट्स पता लग जाते हैं। थ्रेट्स होते हैं नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, और उससे बिजनेस को वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। बिजनेस अपने रिसोर्सेज को बहुत यूजफुली टैप कर पाता है, यूज कर पाता है। जो भी रैपिड चेंजेस होती हैं उनसे कोप अप कर पाता है इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूअसली स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से कर पाता है अपनी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वजह से, और उससे बिजनेस ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हर एक इम्पोर्टेंस के अलग-अलग कीवर्ड्स हैं, उनको आप यहाँ से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आपको सारी डायमेंशंस एक बार पढ़नी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, सोशल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में टेक्नोलॉजीज और उसकी इनोवेशंस इन्वॉल्व होती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, लीगल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या-क्या हैं। और यहाँ पर बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है, लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आती। ये बच्चे ज्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये हमें करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या डीमोनेटाइजेशन, ये सब हमें नहीं करना है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें सिर्फ डायमेंशंस तक ही करना है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट? अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, एम्प्लॉयज, कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है, वो है पार्ट बी, दैट इज द एम्प्लॉयज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। कंपोजिशन ऑफ द फैमिली जो है वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट इज डी। तो जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस से रिलेटेड हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 4 प्लानिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं। प्लानिंग के फीचर्स करने के बाद फिर आप कर लेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग के एडवांटेजेस। तो ये सारे हमारे सिलेबस में हैं, इनको आप रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमिसेस आप फर्स्ट स्टेज में रिवाइज कर लेंगे। सेकंड स्टेज होती है ऑल्टरनेटिव्स से रिलेटेड, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करके इवैल्यूएट करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, दैट इज एक्चुअल प्लानिंग स्टेज। और जो लास्ट स्टेज होती है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है प्लान्स को और फॉलो अप किया जाता है, दैट इज द पोस्ट प्लानिंग स्टेज। तो इस तरह से निमोनिक्स के साथ और स्टेजेस में डिवाइड करके आप ये स्टेप्स याद करेंगे तो आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग में से, वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। सिंगल यूज प्लान जिनको एक बार इस्तेमाल किया जाता है, और स्टैंडिंग प्लान्स जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और एक कैटेगरी होती है नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज। तो ये जो यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स में नहीं आते, वो आते हैं नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज। और इसी तरह से जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी उसी में आती हैं। तो ये आप यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान से अलग कर देंगे। बाकी उसके बाद जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं जो एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, उसमें हमने सिर्फ 2 तरह के प्लान्स करे हैं, बजट्स एंड प्रोग्राम्स। उसके बाद जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं उसमें हमने 4 तरह के प्लान्स पढ़ रखे हैं, दैट इज द पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर एंड मेथड। तो ये चारों जो हैं वो रिपीटेडली यूज प्लान्स होते हैं। ये हो गए सिंगल यूज प्लान्स, और 2 हो गए नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज। उसके बाद बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्लानिंग के। इसमें केस स्टडीज भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे कि आपने सही आंसर्स किए हैं या नहीं करे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से आपको क्या-क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोसेसेस को सही सीक्वेंस में अरेंज करने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक वर्ड होता है आइडिया, लेकिन आइडिया में IDEA होता है, और यहाँ पर हमें याद करना है IDAE, IDAE। तो इससे आप ये चारों स्टेप्स याद रखेंगे, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, उसके फीचर्स। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम, उसके फीचर्स। और 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रखी हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करके मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स, इसमें क्या डाउट्स आते हैं वो सब क्लैरिफाई कर रखे हैं। तो यहाँ पर इन नोट्स को आप दोबारा पढ़ लेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और फिर उसके बाद आप देखिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन ऑर्गेनाइजिंग से दे रखे हैं। The number of questions we can find for practice about 35 questions. So these all questions are important. They will help you to revise the whole chapter organizing in the best possible manner. इसी तरह से बच्चों में फिर से स्टाफिंग के टॉपिक्स डिस्कस कर लेती हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने। स्टाफिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग,
उसके बाद स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग चैप्टर में हमें 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस करने हैं, एक तो सिलेक्शन प्रोसेस, एक स्टाफिंग प्रोसेस और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। सारे स्टेप्स को मैंने निमोनिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एक रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव पर्सन हो एंड टोटल परफॉर्मेंस परफेक्ट चाहिए। और इसको भी मैंने आपको बता रखा है कि आप 2 स्टेजेस में डिवाइड करके स्टाफिंग प्रोसेस को लर्न करेंगे। पहली स्टेज जो है वो यहाँ पर 4 या 5 स्टेप पे खत्म हो जाती है, जिसमें मैन पावर को प्रोक्योर किया जाता है, और उसके बाद जो बाकी के 4 स्टेप्स हैं वो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद स्टाफिंग के 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हमें करने हैं डिटेल में: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में से इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इनको भी मैंने आपको एक कीवर्ड से समझा रखा है, पर्ल। 5 तो ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो इस कीवर्ड से आपको याद हो जाएंगे, और इसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सोर्सेज याद कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं: आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, असेसिंग देयर वैलिडिटी, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। इसके लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है: इतना अच्छा क्यूट चाइल्ड। सी से है चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट, जिसकी जगह यहाँ पर दे रखा है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। उसके बाद जब आप सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपका आएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें भी टोटल 8 स्टेप्स हैं, 1 से लेके 8 तक। उसको भी मैंने आपको निमोनिक के थ्रू लर्न करने के लिए बता रखा है। तो वो निमोनिक्स आप एक बार सारे रिवाइज कर लेंगे बच्चों, मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ। तो आप ये प्रोसेसेस जो हैं उनके स्टेप्स को बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करना नहीं भूलेंगे, और बहुत सही ढंग से आप सीक्वेंस में अरेंज कर पाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के हमें बेनिफिट्स करने हैं और ट्रेनिंग के हमें मेथड्स करने हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और जो यहाँ पर इतने सारे मेथड्स हमें दे रखे हैं वो हमें नहीं करने। इंटर्नशिप ट्रेनिंग हमें करनी है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमें करनी है, और इंडक्शन ट्रेनिंग करनी है। बाकी जितने भी दे रखे हैं वो हमें नहीं करने। उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक्स में से होंगे तो वो क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे। 30 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस, और फिर उसके बाद जो डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सीबीएसई में नहीं था लेकिन सीयूईटी सिलेबस का ये पार्ट है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आप देख लेंगे। डायरेक्टिंग के जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन को हम एक्चुअली ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट के साथ कवर अप कर चुके हैं, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। मोटिवेशन में हमें इंसेंटिव्स भी करने हैं, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, 5 तरह की नीड्स, इसको रिवाइज कर लेंगे। मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, 2 तरह के इंसेंटिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसके बाद लीडरशिप में लीडरशिप स्टाइल्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इम्पोर्टेंस पढ़ लेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप स्टाइल्स आप छोड़ देंगे, दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे। 3 स्टेप्स होते हैं सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 3 स्टेप्स होते हैं रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस कर लेंगे। कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 तरह के बैरियर्स होते हैं: सीमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। तो ये सारे बैरियर्स आप कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है डायरेक्टिंग चैप्टर का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डायरेक्टिंग से रिलेटेड। डिलीटेड टॉपिक्स आप छोड़ देंगे, और यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं डायरेक्टिंग के रिवाइज करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टिंग चैप्टर्स से सीयूईटी में भी थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 4 या 5 से ज्यादा आते हैं, कभी कभी 6-7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लास्ट चैप्टर देखिए कंट्रोलिंग, ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का नेचर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेंगे। कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसके 2 टॉपिक्स हैं वो हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग,
और उसके अलावा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है उसमें सिर्फ 5 ही स्टेप्स होते हैं और जो ये स्टेप होता है एनालाइजिंग डेविएशंस, इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कंट्रोलिंग की टेक्निक्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनको हम छोड़ देंगे और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर इन टेक्निक्स पे होंगे तो वो हम छोड़ देंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम कंट्रोलिंग से रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपके पहली बुक के पूरे 8 चैप्टर प्रैक्टिस हो गए। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैं आपसे अलग से डिस्कस कर चुकी हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख लेते हैं कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं। बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट करना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल इन दोनों के फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। लेकिन बेसिक हमें जो 3 तरह के डिसीजंस दे रखे हैं ना, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, उन तीनों के फैक्टर्स हमें नहीं करने हैं। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, इनके फैक्टर्स हमें करने हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 33। तो अगर डिलीटेड टॉपिक्स में से अगेन कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो छोड़ देंगे और इन्हें आप प्रैक्टिस कर देंगे। फाइनेंस के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर में से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन सीयूईटी में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अलग से मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं। वो सारे टॉपिक्स आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और यहाँ पर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, उसके अलावा मार्केटिंग मिक्स के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में हमें ये सारी क्लासिफिकेशन करनी है प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट्स करने हैं, ब्रांडिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इनको डिटेल में कर लेंगे। प्राइसिंग से रिलेटेड हमें सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट करने हैं और फिर उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करने हैं। प्रमोशन मिक्स के हमें एलिमेंट्स करने हैं। तो ये सारा हमारा सिलेबस है। और फिर मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें दे रखे हैं, अबाउट 38 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद एक चैप्टर बचा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी एक दो चीजें हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर हमें नहीं करनी है या रेमेडीज अवेलेबल हमें नहीं करनी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवाइज कर लेंगे कंज्यूमर के सारे राइट्स, जिसमें से आप इस बात का ध्यान रखेंगे ये जो राइट टू बी अश्योर्ड है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको राइट टू बी अश्योर्ड कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में राइट टू चूज दिया जाता है। तो राइट टू चूज या राइट टू बी अश्योर्ड जो है वो सेम होता है। उसके अलावा जो है रीड्रेसल एजेंसीज आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सब वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रेमेडीज अवेलेबल, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, इनको आप रिवाइज कर लेंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस इज 30 क्वेश्चंस जो सिलेबस से रिलेटेड है उन्हें आप रिवाइज कर लेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में है, तो इसको मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ नोट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन एंड आंसर 30 क्वेश्चंस, ये सब मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दोबारा से फाइनल रिवीजन के लिए मैं ये पीडीएफ, ये क्वेश्चंस, नोट्स, ये सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको आप फाइनली एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और जो कुछ भी मैंने आपको आज सजेस्ट करा है उन पर ध्यान दे लेंगे। तो आई होप दैट 100% मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन योर बिजनेस स्टडीज सीयूईटी यूजी 2025। So all the very best once again for your CVT 2025. Goodbye, stay healthy and connected.